स्वागत है क्राइम्स इन हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सीरियल ब्लास्ट्स की घटनाओं से इंडिया को, सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को गहरा सदमा पहुंचा था। लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने वालों में सिर्फ यही नहीं थे। दाऊद इब्राहिम भी उस मनहूस दिन की घटनाओं से बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ था। हालांकि इस बात का कोई रियलिस्टिक प्रूफ नहीं है जो बता सके कि उसकी उस मेंटल कंडीशन की क्या वजह थी। उसके दोस्तों और साथियों का ख्याल है कि जब उसने पाकिस्तान की आईएसआई को महाराष्ट्र के लंबे तट के रास्ते आरडीएक्स की तस्करी के लिए हथियारों की मदद मुहैया कराई थी, तब उसे यह अंदाजा नहीं था कि ये लोग हिंदुस्तान की जमीन पर इतने बड़े पैमाने का टेररिस्ट अटैक करने जा रहे हैं। दाऊद का ख्याल था कि प्लान उस तरह के चुभाव और खून रिसने दो किस्म के अभियान की है जो कश्मीर के इलाके में आईएसआई का विजिटिंग कार्ड जैसा बन चुका है, जहां पर आए दिन जान माल के नुकसान की छोटे स्तर की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अपने व्हाइट हाउस के सिंहासन पर बैठे डॉन को, जैसा कि उसके करीबी लोग बताते हैं, जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह अभियान दुनिया के तब तक के सबसे जघन्य टेररिस्ट अटैक की शक्ल लेने वाला है। उदास दाऊद इस गिल्ट से बाहर निकलकर अपने बेदाग होने का सबूत देना चाहता था। वो अपनी बेगुनाही का इंसिस्टेंस करना चाहता था और लोगों को यकीन दिलाना चाहता था कि वो इन धमाकों के लिए जिम्मेदार नहीं है। विडंबना ये थी कि कभी जिस डॉन के साथ मुलाकात का समय मिलना लगभग असंभव होता था, इस वक्त उसकी बात धीरज के साथ सुनने वाला कोई नहीं था। दुबई में, जहां पर वह उस टाइम रहता था, नफरत से भरी चिट्ठियों का अंबार लगता जा रहा था। उस पर कौम गद्दार और मुल्क गद्दार जैसे टाइटल्स बरसाए जा रहे थे। दाऊद गुस्से और नफरत से भरे ये दो एक लेटर ही मुश्किल से पढ़ पाता और अपनी उदासी के आलम में डूब जाता। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद की बात होगी जब दाऊद को इस बात का एहसास हुआ कि गुस्से और नफरत से भरे इन लेटर्स को भेजने वाले किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं थे। उनका ताल्लुक हर रिलीजन, हर कौम से था और उनमें भी सबसे ज्यादा उसके अपने मुसलमान भाई थे। दरअसल ब्लास्ट्स के अगले ही दिन उसे बंबई एयरपोर्ट पर तैनात एक मराठा महिला पुलिस अधिकारी का फोन आया। जब उसके एक सहयोगी ने उसे फोन लाकर दिया तो दाऊद उसकी गुस्से भरी खरी खोटी सुनने की हालत में नहीं रह गया। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती है? जिस मिट्टी पर तूने जन्म लिया उसी मिट्टी को बदनाम किया, वो ऑन ऑफिसर फोन पर चिल्ला रही थी। दाऊद के पास कहने को कुछ नहीं था, वह चुपचाप सुनता रह गया। इस अटैक ने उसे इस कदर सख्ते में ला दिया कि फोन कट हो जाने के बहुत देर बाद तक वह उसे कान से लगाए रहा। जैसे कि इतना काफी नहीं था कि उसका लेटर बॉक्स नफरत और घृणा से भरा हुआ था, अब यह नफरत उस तक फोन के मार्फत भी पहुंच रही थी। मुसलमान भी इस कदर गुस्से में थे। इस बात ने उसे हैरान कर दिया था। आखिरकार ये एक दस्तावेजी सच्चाई थी कि जब 92-93 में बंबई में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़क उठी थी, तब दाऊद ने इस सांप्रदायिक उकसावे पर की जा रही कार्रवाई में घसीटे जाने से क्लियर मना कर दिया था। तभी यह हुआ था कि उसे दुबई के अपने व्हाइट हाउस विला में तोहफे मिलने शुरू हुए थे। इनमें से कुछ रहस्यमय गिफ्ट्स में टूटी हुई चूड़ियों के डिब्बे भी शामिल थे, जिनके साथ एक नोट लगा होता था, ये उस भाई के लिए जो अपनी बहन की हिफाजत न कर सका। उस टाइम हथियार न उठाने के लिए उसका मजाक उड़ाया गया था और अब इस वारदात में कथित रूप से शामिल होने के लिए वह पूरी दुनिया की नजरों में एक गद्दार था। यह एक विकट परिस्थिति थी। दाऊद घंटों बैठकर हर ऑप्शन पर विचार करता रहा। उसने पाया कि ये ऑप्शन तेजी से कम होते जा रहे हैं। आखिरकार उसने अपनी चाल चलने का डिसाइड किया और अपने एक साथी से फोन लेकर आने को कहा। धमाकों के तुरंत बाद का और उसके कई महीने बाद तक का दाऊद का टाइम उसकी सोच से परे कई तरह से मुश्किलों से भरा था। उसने अपने पुलिस कॉन्टैक्ट्स का यूज कर अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में और सबूतों की मजबूती की जानकारी हासिल की। उसने पाया कि बंबई पुलिस अपनी तमाम उठापटक और जांच पड़ताल के बावजूद उसके खिलाफ खतरनाक टाड़ा के अंडर सिर्फ 2 कन्फेशंस उगलवा पाई है। बाद में सीबीआई को एक और कन्फेशंस हासिल हुआ था जो दाऊद का नाम इस षड्यंत्र से जोड़ता था। सारे बयान इस तथ्य पर अपना वक्त बर्बाद करते थे कि दाऊद इस षड्यंत्र में शरीक था और उसने इन धमाकों को अंजाम देने के लिए टाइगर मेमन को साधन मुहैया कराने की सहमति दी थी। लेकिन दाऊद ने पाया कि यह कोई ऐसा सख्त मामला नहीं है और वो कोर्ट में आसानी से अपना बचाव कर सकता है। दाऊद हिंदुस्तान के टॉप लॉयर राम जेठमलानी के नाम और काम से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर कोई उसे इस मैटर से बाहर निकाल सकता था तो वो जेठमलानी ही थे। इसलिए डॉन ने इस वकील से उसके लंदन के घर पर फोन करने का फैसला किया। यहां वहां की बातों में टाइम बर्बाद किए बगैर दाऊद ने सीधे कहा, मिस्टर जेठमलानी, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। जेठमलानी दाऊद से बात करने को बहुत उत्सुक नहीं थे और इस बात से हैरान थे कि एक फरार डॉन उन्हें फोन कर रहा है और वो भी कानूनी सलाह के लिए।
लेकिन डॉन लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो इंडिया वापस लौटना चाहता है और वो उन्हें फोन पर फोन किए जा रहा था। इसलिए आखिर में वो पिघल ही गए। दाऊद ने कहा कि वो सरकार का और सीरियल ब्लास्ट्स के केस में उस पर लगाए गए आरोपों का सामना करना चाहता है और इस काम में पूरा कोऑर्डिनेशन करने को तैयार है, लेकिन खुद को पुलिस के हाथों में सौंपने से पहले उसकी कुछ शर्तें थीं जिनका पूरा किया जाना जरूरी था। वो चाहता था कि 1993 के ब्लास्ट्स के सिलसिले में लगे आरोपों के अलावा पुराने तमाम आरोप उसके ऊपर से हटा लिए जाएं। इसी के साथ साथ वो ये भी चाहता था कि ब्लास्ट्स के केस के दौरान उसे जेल में नहीं बल्कि घर में नजरबंद करके रखा जाए। उसने कहा कि अगर ये दोनों शर्तें मान ली जाएं तो वह खुशी खुशी अपने देश लौटने और सरेंडर करने को तैयार है। दाऊद की इस ऑफर ने पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी और संसद और बंबई के मंत्रालय में हंगामा खड़ा कर दिया। इंटेलिजेंस सिस्टम के सीनियर लोगों का एक ग्रुप दाऊद की वापसी नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अपने वादे से मुकर जाएगा, जबकि संसद के सीनियर नेता चाहते थे कि उसे आने दिया जाए और कानून का सामना करने दिया जाए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम से सरेंडर करा लेना उनकी सरकार की एक ऐतिहासिक उपलब्धि होती। सत्ता पक्ष के सदस्य इस कामयाबी पर अपना सीना ठोक सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने इस काम में अड़ंगा डाल दिया। उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर दाऊद लौटा और कोर्ट से बरी कर दिया गया तो स्टेट और सेंटर में बैठे बहुत से लोगों की इलीगल ट्रांजैक्शंस की पोल खुल जाएगी। अगर उसे वापस ले आया जाता तो दुबई और लंदन में उसके साथ की गई तमाम इलीगल मीटिंग्स का भंडा फोड़ हो जाता। इन राजनेताओं को दाऊद से ली गई हेल्प की एक एक पोल पट्टी सामने आ जाती। स्पेशली इस लॉबी ने उन शर्तों के खिलाफ हथियार उठा लिए जो दाऊद ने अपने सरेंडर के लिए रखी थीं। उन्होंने जेठमलानी से कहा कि भारत एक जनतंत्र है और इसमें एक फरार माफिया डॉन को अपनी शर्तें थोपने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ, उसके सरेंडर का स्वागत है और उसके साथ कोर्ट में इंसाफ किया जाएगा, लेकिन सरकार का कहना था कि उसकी कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी। दाऊद अपने नाम पर लगे कलंक को धोने के लिए कितना ही उतावला क्यों न रहा हो, लेकिन वो बच्चा नहीं था। वो जानता था कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गईं, तो भारत सरकार उसकी बुरी तरह खबर लेगी, जो बाद में उसी बरस मेमन परिवार के सरेंडर से रिलेटेड घटनाओं ने उसे सही साबित किया। बिना शर्त सरेंडर न करने के अपने डिसीजन को उसने उस टाइम सही ही पाया जब उसने याकूब मेमन की दशा देखी। ब्लास्ट्स के कई सारे आरोपियों के अगेंस्ट टनों सबूत लेकर भारत लौटा था, लेकिन उस पर किसी सड़क छाप चीटर की तरह केस चलाया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। उस आदमी के प्रति कोई दया नहीं दिखाई गई जिसने स्वेच्छा से इंफॉर्मेशन मुहैया कराने की तत्परता दिखाई थी और सरेंडर के लिए राजी हुआ था, अपने जाल से निकल जाने दिया। जानकार लोगों का यकीन है कि उसे वापस इस तरह भारत सरकार ने अंडरवर्ल्ड के एक बहुत बड़े मगरमच्छ को लाया जा सकता था और फिर सरकार उसके साथ किए गए सौदे से तुरंत मुकर सकती थी। अंत में नतीजा यही निकला कि दाऊद एक आजाद इंसान बना रहा और बाद में कराची के अपने फुली सिक्योर्ड महलों में बैठकर इंडिया पर खैर ढाता रहा। आप सुन रहे थे मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का 42वां पार्ट। इस सीरीज में हमारे साथ बने रहें। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।